ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का चैप्टर यानी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति का चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के लिंक से हमारे 3-4 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे और समझो मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अगर आपने समझ ली, जो कि बहुत आसान है, तो आपके इसके बाद के जो है एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई और उसके बाद जो डेफिशिएंट डिमांड वाला और उसके बाद वाला जो है रेपो रेट बैंक रेट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारे चैप्टर का नाम और हिंदी में इसे कहते हैं समग्र मांग समग्र पूर्ति। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग क्या है। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। समग्र समग्र का मतलब होता है कुल। क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुल। एग्रीगेट मतलब टोटल। तो देखो, हमने 11th क्लास इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो डिमांड होती है वो पर्टिकुलर एक गुड की, मान लो एप्पल की डिमांड क्या है, मान लो एक इंडिविजुअल कर रहा है या एक मार्केट कर रही है, तो उसे बोलेंगे डिमांड। लेकिन जब पूरी इकोनॉमी में, मान लो ये पूरा देश है हमारा, पूरा देश है, पूरे देश में एप्पल की क्या डिमांड हो रही है, टोटल डिमांड, उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, समग्र मांग। इसी तरह इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि समग्र मांग से अभिप्राय एक देश में, ठीक है, कुल वस्तु और सेवा की जो टोटल डिमांड हुई है, टोटल डिमांड, उसे बोलेंगे एक समग्र मांग। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन बोल सकते हो, इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स है मेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री और या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो भी है, उसे बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब आप एक बार डेफिनेशन देख लो एग्रीगेट डिमांड की और हिंदी वाले भी देख लो। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर। इससे अभिप्राय सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग से है जो एक देश में निश्चित समय अवधि में उत्पादित की गई हैं। ठीक है, जैसे कि अभी बताया था। अब एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम देखो जरा। मान लो एक बार ये हमने दीवारें बनाई, यहाँ ओ लिखा, यहाँ एक्स लिखा, यहाँ वाई लिखा। यहाँ पे हमने लिख दिया एग्रीगेट डिमांड और यहाँ लिखा हमने इनकम। अब हमारा एग्रीगेट डिमांड का मान लीजिए ये है AD। ठीक, अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड क्या शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती चलेगी। यानी पहला पॉइंट हमें मिल गया कि अगर इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, किससे, वाई से, तो अगर वाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड देश में अगर देश में टोटल डिमांड बढ़ रही है, टोटल इनकम बढ़ रही है, तो लोगों की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, AD बढ़ेगी। सेकंड चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि अगर इनकम ज़ीरो हो जाती है तब भी हमारे पास कुछ एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़ीरो के ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी समग्र मांग ज़ीरो से ऊपर से कैसे शुरू हो रही है। तो देखो कि जब एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़ीरो से ऊपर से इसलिए शुरू हो रही है, ये दिखाता है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी हो जाएगी, अगर देश की इनकम ज़ीरो भी हो जाएगी, तब भी हमारे देश में कुछ ना कुछ डिमांड रहेगी। तो देखो, इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि आप भूखे रहोगे, कुछ नहीं खाओगे, कुछ ना कुछ तो खाओगे, अपनी पुरानी सेविंग से खाओगे या फिर कैसे भी करोगे, बोरोइंग करोगे या सेविंग से खाओगे पुरानी, या कैसे भी करोगे। अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी हो जाएगी तब भी एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट मिल गया कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो AD कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अबव ज़ीरो पॉइंट, फ्रॉम अबव ज़ीरो, यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि ये ज़ीरो से ऊपर से शुरू होता है, जो दर्शाता है या विच शोज दैट कि एग्रीगेट डिमांड नेवर बिकम्स ज़ीरो। तीसरा पॉइंट जो इसमें समझने वाली चीज़ है वो ये है कि AD की जो बढ़ने की दर है, द स्पीड ऑफ AD के बढ़ने की जो स्पीड है वो जो है ना, वो इनकम के बढ़ने की दर से कम है। देखो एक बार ऐसे समझते हैं, यहाँ पर देखो एक बार, मान लो ये डायग्राम है और यहाँ पर हमने इनकम लिया है, ये वाई जो है ना इनकम कर्व शो कर रहा है। जैसे मान लो इनकम आपकी बढ़ रही है 0 से 20, 40, 60, 80, जबकि आपकी एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग वो जब ज़ीरो इनकम है तब भी वो कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड रहेगी, मान लो 20, फिर ये ऐसे बढ़ रही है 20, 25, 30, है ना, या ऐसे कर लो इधर, इसको इधर कर लो, ये कट कर दो एक बार, इसको ले लो 0, 10, 20, 30, 40,
अब इसको ले लो इधर, मान लो एग्रीगेट डिमांड को हम ले लेते हैं शुरुआत में 15, 20, 25, 30, 35। देखो यहाँ क्या शो करना चाह रहे हैं हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जब इनकम ज़ीरो है तब भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है, यानी हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो ऐसे जाएगा ये, ठीक। ये शो कर रहा है कि जब इनकम ज़ीरो है तब भी हमारी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि हमारी तो इनकम बढ़ेगी देश में तो एग्रीगेट डिमांड या लोगों का एग्रीगेट कुल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड की बढ़ने की दर है, जो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की स्पीड है वो कम है इनकम के बढ़ने की स्पीड से। जैसे इनकम देखो 10, 20, 30, 40, और इधर देखो एग्रीगेट डिमांड 5, 10, 15, 20, ठीक है, 5 मतलब ये 15, 20, 25 ये करके 5 करके बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कुछ पैसा खाते हैं, हम जो हमारी इनकम होती है ना वो 2 पार्ट में खर्च होती है, वो 2 पार्ट में यूज़ होती है। एक तो कुछ हम एग्रीगेट डिमांड यानी कुछ खाएंगे और कुछ सेव भी करेंगे। तो ये जो है ना ये सेविंग में भी जाएगी, या पुरानी सेविंग जो है हमारी, जब हम यहाँ पर देखो अभी हमारा एग्रीगेट डिमांड है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो गए हैं हमारी इनकम और हमारा इनकम और हमारा एग्रीगेट डिमांड। इससे पहले हमारा जो एक एग्रीगेट डिमांड है ये ज़्यादा है, इनकम से भी ज़्यादा है, वो इसीलिए क्योंकि हम पुरानी सेविंग यूज़ कर रहे हैं और मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड का। तो अभी जो ये 3 चीज़ें बताई, ये जो तीनों चीज़ें बताई हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारा जो है मिनिमम लेवल रहता है और इसका जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ, और तीसरा इसकी जो बढ़ने की दर है वो इनकम के बढ़ने की दर से कम रहती है। तो ये तीनों पॉइंट को हम बोलते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हिंदी में बोलेंगे समग्र मांग का व्यवहार, समग्र मांग का व्यवहार। तो अगर एग्जाम में 4 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि भैया समग्र मांग का व्यवहार बताइए या बिहेवियर ऑफ एडी बताइए, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि एडी जो है वो 0 से ऊपर से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एडी बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, एडी के बढ़ने की दर इनकम के बढ़ने की दर से कम होती है। इसी को आप ये जो है ना ये आपको नोट्स में लाइन लिखी हुई मिल जाएंगी, तो उससे आप कर लेना, देख लेना, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं क्या हैं। तो देखो पहले तो सिंपल से समझ लेते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना उसके बेसिकली 2 पार्ट हैं, सी प्लस आई। अगर हम केवल 2 सेक्टर, ये मान लो हमारा भारत है, ठीक है, मान लो, तो इसमें भारत में जो है ना जो सी और आई यानी कितना कंजम्पशन हो रहा है और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है टोटल, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। लेकिन कौन से में? ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। कौन सी? 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में। और अगर हम 3 सेक्टर की बात करें तो ए डी इजकल टू होगा हमारा सी प्लस आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों आएगा। तो देखो यहाँ पे कंजम्पशन कि लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, प्राइवेट लोग जितने भी हैं, लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी मतलब गवर्नमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर, दोनों इसमें आ जाएगा। ये कौन सी सेक्टर इकोनॉमी में होगा? 3 सेक्टर इकोनॉमी में, ऐसे लिखते हैं इसको, 3 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक। चौथा, अगर हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो ए डी बनेगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी ये कौन सी इकोनॉमी है? 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो इसमें हमने क्या क्या लिया? कंजम्पशन भी ले लिया, इन्वेस्टमेंट भी ले लिया, गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लिया, गवर्नमेंट सेक्टर को, और हमने अभी से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर लिया। किसे? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? शेष विश्व। यानी हमने पूरे उसको इंक्लूड कर लिया, शेष विश्व को, उसका एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट। तो मान लो हमारे देश में इस साल, इस साल देश में 10 कंजम्पशन हुआ है और 10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 10 रुपीज़ का गवर्नमेंट ने खर्चा गया है कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट पे, और 10 रुपये का हमारा एक्सपोर्ट हुआ, 5 रुपये का इंपोर्ट हुआ।
तो टोटल हमारा एग्रीगेट डिमांड इस देश में कितनी आ जाएगी, 35। ठीक, ऐसे ये बनता है। अब इसको कंपोनेंट्स को हम वैसे लिख लेते हैं जैसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा थ्योरी वाइज। सो कंजम्पशन, इट रेफर्स टू द कंजम्पशन ऑफ ऑल द प्राइवेट पीपल इन द इकोनॉमी। हिंदी में कहें तो कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में सभी व्यक्तियों द्वारा उपभोग पर किए गए खर्च को कंजम्पशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा इन्वेस्टमेंट। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश का मतलब होता है जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी। तो इन्वेस्टमेंट इज़ द एक्सपेंडिचर डन बाय या मेड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन टर्म्स ऑफ क्या इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जो भी होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट हो रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। देखो सरकार दो तरह से खर्च करती है, कंजम्पशन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। अब कहोगे सरकार कंजम्पशन कैसे करती है, तो सरकार अपने जो भी पर्सनल होते हैं, कर्मचारी होते हैं, डिफेंस हो गए, पुलिस वाले हो गए या कोई भी, उनके लिए कंजम्पशन, उनके लिए कपड़े खरीदती है, क्लोथ्स, उनके लिए फूड खरीदती है। तो ये जो कंजम्पशन है ना, ये उनके लिए है। और इन्वेस्टमेंट भी करती है सरकार, ब्रिजेस पुल बनाती है और जेट्स वगैरह बनाती है, जो भी मतलब इन्वेस्ट करती है जिसमें, तो उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इसके बाद तीसरा चौथे नंबर पे आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। शेष विश्व से क्या करते हैं हम, या तो हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ इंपोर्ट करते हैं, यानी कुछ निर्यात करते हैं, निर्यात या कुछ आयात करते हैं। निर्यात का मतलब है हम जब माल बाहर भेजते हैं, बेचते हैं, और आयात का मतलब जब बाहर देशों से खरीदते हैं। यानी एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम बाहर वाले देशों को बेचते हैं माल, और जहाँ इंपोर्ट का मतलब है हम जब बाहर वाले देशों से खरीदते हैं, आयात करते हैं। तो इन दोनों का जो बैलेंस है वो यहाँ आ जाता है। तो ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि एग्रीगेट डिमांड जो है ना हमारी, वो 2 सेक्टर में होती है, तो केवल इन दोनों को लेते हैं 2 सेक्टर के लिए। 3 सेक्टर में इन तीनों पॉइंट्स को ले लेते हैं। 4 सेक्टर जो इकोनॉमी होती है, चारों सेक्टर वही है। ये जो चारों सेक्टर जिसमें आते हैं उसे बोलते हैं हम ओपन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे मान लो इसे ओपन इकोनॉमी कब बोलेंगे, जब ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी। अगर मान लो आपकी इकोनॉमी शेष विश्व से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आयात निर्यात नहीं कर रही, केवल ये है, 3 सेक्टर हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, तो ये होगी क्लोज इकोनॉमी। यानी जैसे हमारी 1991 से प्रॉपरली क्लोज तो नहीं थी, लेकिन ज़्यादा कुछ हद तक हमारी 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, हिंदी इंग्लिश में क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन अब ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था। अब हम दूसरे देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एग्रीगेट सप्लाई की, यानी कि समग्र पूर्ति की। तो जैसा कि आपको समग्र मांग में बताया था, तो समग्र पूर्ति का भी मतलब होता है अपने देश में कितनी सप्लाई हो रही है। देखो हमने 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, या फिर कभी कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि जो सप्लाई का मतलब होता है कि एक देश में एक व्यक्ति है ना कितनी सप्लाई करने को तैयार है, एक प्रोड्यूसर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कितनी सप्लाई करने के लिए तैयार है, मान लो एप्पल की, तो एक प्रोड्यूसर या एक छोटी सी मार्केट में। लेकिन एग्रीगेट यानी एग्रीगेट का मतलब है कुल, इंग्लिश में टोटल, यानी सेब की और सभी जो गुड्स एंड सर्विसेज है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल सर्विसेज, उसकी टोटल जो पूरे देश में है, हमारे मान लो ये हमारे देश का नक्शा है, इसमें जो टोटल फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का पूरे एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन बनेगी कि इससे अभिप्राय एक देश में एक साल में या एक अकाउंटिंग ईयर में वस्तुओं सेवाओं के कुल प्रवाह से है, यानी इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, या फिर इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूसर्स वांट टू सेल या प्रोड्यूस। हिंदी में कहें तो कि इससे अभिप्राय वस्तु सेवाओं की उस मात्रा से है, कुल मात्रा से, जो सभी उत्पादक एक अकाउंटिंग ईयर में उत्पादित करना चाहते हैं। अब देखो मैप से भी समझ लो, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि एक देश में टोटल एक साल के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, मान लो इस बार हमारे देश में 40 बाइक्स बनी है ना, 30 कार बनी, और टोटल 20 आइटम्स कुछ और बने, तो टोटल कितना आ गया 100। तो ये 100 जो आई ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, मान लो आपने 100 रुपये की सप्लाई करी, तो ये 100 रुपये आपकी क्या हुई, इनकम हुई ना। तो एग्रीगेट सप्लाई एक तरह से इनकम ही होती है। ठीक है, यानी AS = Y होता है। या इसको ऐसे समझो
कि जब हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं तो हम देश में क्या करते हैं, वैल्यू एड करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। और वैल्यू एडिशन का मतलब इनकम जनरेशन भी होता है। यानी जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसी को इनकम जनरेशन बोलते हैं। यानी एग्रीगेट सप्लाई हमारी इनकम के बराबर होती है, क्योंकि हम जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उतनी ही हमारी इनकम जनरेट हो रही है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक बार इस पर डेफिनेशन पर नज़र मारो कि इट रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हिंदी वाले इससे अभिप्राय, एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादकों द्वारा वस्तुओं सेवाओं का अनुमानित उत्पादन है। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं सेवाओं का एक वर्ष में कुल प्रवाह। तो इसको अगर पोज करके एक बार पढ़ लो, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पोज करके आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा एग्रीगेट सप्लाई। इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। मान लो ये हमने लाइन खींची, थोड़ा तिरछी खींची, देखो ये लाइन खींच दी हमने। यहाँ OX, यहाँ Y, यहाँ पर लेंगे हम इनकम, यहाँ पर हम ले लेंगे मान लो इनकम, और यहाँ ले लेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई। तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो बनेगा वो यहाँ से ऐसे सीधी लाइन जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ समझने के लिए, यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। या ऐसे करके देख लो, यहाँ पर हमने ले लिया ये, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। तो देखो मान लो यहाँ हमने ले लिया Y, यहाँ ले लिया हमने एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी मान लो ये 0, 20, 40, 60, 80, वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये अजम्पशन इस पर बेस है कि हम मान रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। क्योंकि हमने एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन में बोला है कि प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं एग्रीगेट सप्लाई यानी प्रोडक्शन टोटल। और हमने अभी पीछे डेफिनेशन में देखा था कि एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअल में इनकम ही है। तो इसे हम कई बार हम Y भी बोल देते हैं। तो फिलहाल ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली चीज़ ये है कि आप ये मानो कि एग्रीगेट सप्लाई जो है ना वो पॉजिटिव स्लोप बनाता हुआ ऊपर बढ़ता जाता है। तो पहला पॉइंट बनेगा कि एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिव स्लोप बनाता है इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती जाएगी। दूसरा पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो से स्टार्ट क्यों होता है? ये दर्शाता है, ये शो करता है कि जैसे इनकम ज़ीरो हो जाएगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी ज़ीरो हो जाएगी। तीसरा पॉइंट शो करता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री का कोण बनाता है, जो दर्शाता है कि जितना इनकम में चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज इन इनकम, उतना ही एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आएगा, यानी दोनों में इक्वल चेंज आएगा। पिछले वाला जो डायग्राम हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड वाला, उसमें डायग्राम जो था एडी का वो थोड़ा स्लोप उसका डाउन था, वो थोड़ा फ्लैट कर्व था। और ये इसका कर्व कैसा है? सीधा ऐसे, यानी ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये 45 डिग्री का कोण नहीं बना रहा था, क्योंकि ये एडी इनकम की तुलना में थोड़ा स्लो बढ़ता है। ये तेज़ी से बढ़ता है इनकम, ये स्लो बढ़ रहा है। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के जैसे ही बढ़ रहा है। तो आप ये लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन AS इक्वल है परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो इसको बस इतना समझो कि इनकम में जो चेंज आता है उतना ही चेंज एग्रीगेट सप्लाई में आता चला जाता है, इसलिए 45 डिग्री का कोण बनाता है। बस इतनी सी बात। तो 3 पॉइंट हमें याद हो गए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती है, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व 0 से शुरू होता है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ ऊपर जाता है। तो ये जो हमने अभी बातें की है ना कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है इनकम के बढ़ने के साथ साथ, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व का बिहेवियर या फिर व्यवहार बताइए, व्यवहार, तो व्यवहार यही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है। एज जो है हमारा 0 से शुरू होता है और इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो परसेंटेज ऑफ चेंज है इक्वल आता है एग्रीगेट सप्लाई में। जितना चेंज एग्रीगेट इनकम में आएगा उतना ही चेंज एग्रीगेट सप्लाई में आएगा। ये दिखाता है कि जितनी भी डिमांड मार्केट में होगी उतना प्रोड्यूसर्स बना के मार्केट में सप्लाई कर देगा।
देखो, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आ गई है तो आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा और आपके 6 मार्क्स एकदम लगभग इक्वल मतलब पक्के हो जाएंगे। और इसमें जो आगे की चीज़ें हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। माइंड को ज़्यादा टेंशन वो देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे आप समझोगे। अभी बेसिकली हमने AD और AS देख लिया है कैसे होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, ठीक है। इस जो चैप्टर का जो यूनिट है इसमें एक न्यूमेरिकल भी बनता है और वो भी आपको तभी समझ आएगा जब आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारी सीरीज़ वीडियो जो है चैनल पर पड़ी हुई है वो देखोगे, ठीक है।